आदाब दोस्तों, जॉन ज़ाक रूसो ने पेशन गोई की थी कि आखिरकार इंसान जदीद दुनिया में अपनी एलियनेशन से घबराकर दोबारा खुदा की तरफ इल्तिजा करेगा ताकि वो अपनी खोई हुई सादगी, लाइल्मी, मासूमियत और गुर्बत वापस हासिल कर सके। ये वही चीजें हैं जो उनके ख्याल में हकीकी खुशी का सरचश्मा बन सकती हैं। ज़ाक रूसो वो पहला मुफक्किर भी था जिसने उस शक को जुबान दी जो बाद की 2 सदियों में मुसलसल शिद्दत इख्तियार करता चला गया। ये कि कमर्शियल सोसाइटी और उसके साथ जुड़ी हुई हुकूमत, कानून और रियासती ढांचे दरअसल इसलिए तश्कील दिए गए हैं ताकि अक्सरियत को एक निहायत छोटी अक़लियत की नाजायज बालादस्ती के ताबे रखा जा सके। जॉन ज़ाक रूसो के मुताबिक मुआशरा, इंसाफ, कानून, बाहिमी दिफा, कमजोरों की मदद, फलसफा और अक्ल की तरक्की जैसे ये तमाम अजीम अल्फाज महज ऐसे फरेब हैं जो चालाक सियासतदान या जलील खुशामदियों ने इजाद किए हैं ताकि वो सादा लोगों पर अपनी बालादस्ती कायम कर सकें। गजा में रूनुमा होने वाली वो बुराइयां और मजालिम जो हमारी ही जिंदगियों और याददाश्त के जमाने में वकूफ पजीर हुए, मजहबी रिवायत और सेकुलर रोशन ख्याली एनलाइटनमेंट के बुनियादी मफरूजे को मुतजलजल कर गए हैं कि इंसान फितरतन एक इखलाकी वजूद है। ये तबाह कुन शुबा कि शायद इंसान की फितरत बुनियादी तौर पर इखलाकी नहीं, अब वसी पैमाने पर फैल चुका है। बहुत से लोगों ने बेहिसी, बुज़दिली और सेंसरशिप के ज़ेरे साया मौत, जिस्मानी मस्शुदगी और इंसानी तबाही को करीब से देखा है और वो एक हौलनाक इंकशाफ के साथ ये पहचानने लगे हैं कि इस दुनिया में हर चीज मुमकिन है। माजी के मजालिम को याद रखना इस बात की कोई जमानत नहीं कि हम हाल में उनकी तकरार को रोक सकेंगे। इसी तरह बैनुल अक़वामी क़वानीन और इखलाकियात की बुनियादें भी इतनी मजबूत और महफूज नहीं जितनी हम समझते रहे। 7 अक्टूबर के बाद कई महीनों तक दुनिया के अरबों इंसान गजा पर ढाए जाने वाले एक गैर मामूली अजाब के गवाह बनते रहे। इस हमले के मुतासिरीन अपनी ही तबाही को लम्हा ब लम्हा दुनिया के सामने नशर कर रहे थे। वो अपनी बर्बादी को लम्हा ब लम्हा दुनिया तक पहुंचा रहे थे, उस मदहम होती हुई उम्मीद के साथ कि शायद आलमी ज़मीर जाग उठे, शायद दुनिया खामोश तमाशाई बनने के बजाय कुछ करने का फैसला करे। गजा में मुतासिरीन अपनी मौत से कई घंटे पहले ही डिजिटल ज़राए अबलाग पर अपनी आने वाली हलाकत की खबर दे रहे थे। दूसरी तरफ उनके कातिल बेफिक्री के साथ अपने अमाल की पब्लिसिटी टिकटॉक पर कर रहे थे। मगर इसके बावजूद गजा की इस बराह रास्त नशर होने वाली तबाही और लिक्विडेशन को रोजाना की बुनियाद पर मगरिब की अस्करी और सकाफती बालादस्ती के आलात के जरिए धुंधलाया जाता था। अगर मुकम्मल तौर पर इसका इनकार ना भी किया जाता हो, ये अमल कई सतहों पर जारी था। एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स और उनके रहनुमा, यूनाइटेड किंगडम और उनके रहनुमा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पर तनकीद और हमला कर रहे थे, और दूसरी तरफ न्यूयॉर्क टाइम्स के मुदीरान अपने अमले को एक इंटरनल मेमो, एक दाखिली याददाश्त के जरिए हिदायत दे रहे थे कि पनाह गुज़ीन कैंप, रेफ्यूजी कैंप्स और एथनिक क्लेंसिंग या मकबूजा इलाका, ऑक्युपाइड टेरिटरी और नस्ली तत्हीद, जिसे हम अंग्रेजी में एथनिक क्लेंसिंग जैसी इस्तिलाहात के इस्तेमाल से गुरेज किया जाए, ये अल्फाज इस्तेमाल ना किए जाए। ये हकीकत के ज्यादातर मुतासिरीन मुकम्मल तौर पर बेगुनाह थे, जिनमें बड़ी तादाद औरतों और बच्चों की थी। तबाही का हजम जो तनासुब के एतबार से दूसरी जंग अजीम में इत्तेहादी अलाइड फौज की जानिब से जर्मनी पर की गई बमबारी से भी कहीं ज्यादा था। कत्ल गारत की वो रफ्तार जिसने गजा भर में इज्तिमाई कब्रों को भर दिया
اور ان ہلاکتوں کے طریقے جو خوفناک حد تک غیر شخصی تھے، امپرسنل تھے، مصنوعی ذہانت، اے آئی کے الگورتھمز پر انحصار، اور ایسے ماہر نشانہ باز جو بچوں کے سروں پر گولیاں مارتے تھے اسنائپر سے، اکثر ایک نہیں بلکہ 2 مرتبہ، خوراک اور ادویات تک رسائی سے محروم کرنا، برہنہ قیدیوں کے جسموں میں اذیت رسانی کے لیے گرم دھاتی سلاخیں داخل کرنا، اسکولوں، جامعات، عجائب گھروں، گرجا گھروں، مساجد اور یہاں تک کہ قبرستانوں کی تباہی، وہ کثیر الجہتی شر، پلورلٹی آف ایول جو اسرائیلی دفاعی افواج کے اعمال میں جلوہ گر ہوا، ایسے فوجی جو ہلاک یا بے گھر ہونے والے فلسطینی عورتوں کے زیر جاموں یعنی افسوسناک کے ساتھ رقص کرتے تھے اور اپنی ویڈیوز بناتے تھے۔ اسرائیلی معاشرے میں ایسی ٹک ٹاکس، ویڈیوز اور تفریحی مواد کی مقبولیت، اور غزہ میں ان صحافیوں کا منظم قتل جو اپنے ہی لوگوں کی تباہی اور نیست و نابودی کو دنیا کے سامنے دستاویزی شکل میں محفوظ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور غزہ کے ان صحافیوں کا ایک ایک کر کے خاموش کر دیا جانا جو اپنی قوم کی تباہی کے گواہ بھی تھے اور اس کے مورخ بھی، جو اپنے لوگوں کی بربادی کو قلم، کیمرے اور آواز کے ذریعے تاریخ کے سپرد کر رہے تھے۔ اس سانحے کے نتیجے میں دنیا بھر کے طلباء پر ایک ناقابل برداشت غم، الجھن اور احساس جرم طاری تھا۔ غزہ کا سانحہ ان کی نگاہوں میں اس قدر عظیم اور ہولناک تھا کہ اس کے سامنے دوسرے المیے مدھم پڑتے دکھائی دیتے تھے۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ شاید ہمارے عہد میں کبھی اپنی اخلاقی کمزوری، اپنی بے حسی، اپنی فکری تنگ دامنی اور اپنے جذبہ احتجاج کی کم مائیگی کو اتنی برہنگی کے ساتھ ظاہر نہیں کیا تھا جتنا اس سانحے نے کیا ہے۔ کراچی یونیورسٹی میں جہاں میں تعلیم حاصل کر رہا تھا، فلسطینی طلباء کے ساتھ میری ذاتی ملاقاتوں اور غسان قفانی، فدویٰ توقان اور محمود درویش کی تحریروں کے مطالعے نے بھی بیک وقت مجھے فلسطینی کاز کی حقیقت کا قائل کر دیا۔ میں نے جانا کہ صہیونی تحریک نے فلسطین کے عرب اکثریتی علاقوں میں منظم نسلی تطہیر، ایتھنک کلینسنگ کے ذریعے یہودی اکثریت قائم کی اور فلسطینیوں کی زمینوں اور جائیدادوں پر قبضہ کیا۔ آپ کو چاہیے کہ ایک بہت ہی اہم کتاب ایتھنک کلینسنگ آف پیلسٹائن ضرور پڑھیں۔ جو میں نبقہ کی تاریخ اور اس کے بعد فلسطینیوں کے قتل عام، جبری بے دخلیوں اور جلا وطنی کے ان داستانوں سے واقف ہوتا گیا، جنہیں اکثر یا تو حقارت سے نظر انداز کر دیا گیا یا جان بوجھ کر دبایا گیا، تو میرے لیے یہ حقیقت مزید واضح ہوتی گئی کہ اسرائیلی یہودیوں اور فلسطینی عربوں کے درمیان ثقافتی وقار، سیاسی اثر و رسوخ اور طاقت کا توازن کس قدر یک طرفہ اور غیر مساوی ہے۔ غزہ سے داغے گئے راکٹوں نے 3 اسرائیلیوں کو ہلاک کر دیا۔ اسرائیل نے اس کے جواب میں ایک وسیع اور تباہ کن بمباری کی جس میں 1000 افراد مارے گئے، لیکن اس صورتحال کو محض یہ کہہ کر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ دونوں فریق اخلاقی اعتبار سے برابر ہیں یا یہ کہ دونوں طرف سے غلطی ہوئی۔ اسی طرح لبنان سے اسرائیل پر راکٹ فائر کیے گئے جن سے چند افراد ہلاک ہوئے، اور اس کے جواب میں اسرائیل نے 1982 میں لبنان پر حملہ کر دیا جس کے نتیجے میں 14,000 شہری جان سے گئے 1982 میں۔ یہ وہ ہولناک مظالم ہیں جو ایک یہودی ریاست زائنسٹ اسٹیٹ کے ہاتھوں سے سرزد ہوئے۔ مجھے جارج اورویل یاد آ گئے۔ انہوں نے 1945 میں کہا تھا کہ فلسطین ایک کلر ایشو ہے۔ میں کبھی پوری طرح نہیں سمجھ پایا کہ اس کا مطلب کیا تھا۔ کیا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ تنازع صرف زمین یا مذہب کا نہیں بلکہ اس بات سے بھی جڑا ہوا ہے کہ کس کی زندگی زیادہ اہم سمجھی جاتی ہے اور کس کی کم؟ اور کیا غزہ کو دیکھتے ہوئے آج بھی اس بات میں کوئی صداقت موجود ہے؟ یقیناً ہے۔ اپنی کتاب وار اگینسٹ دا ویک میں
एडविन ब्लैक ये दिखाते हैं कि नाअहल या ना मौजूद समझे जाने वाले लोगों को हलाकत खेज चैम्बरों में भेजने का तस्वुर 1921 में रियासत नोएडा की जानिब से मुजरिमों की सजाए मौत के लिए ऐसे एक चैम्बर की मंजूरी कई दहाइयों पहले ही अमेरिका में ज़ेरे बहस आ चुकी थी। 1930 की दहाई के अवाखिर में जब अमेरिका भर में यूजेनिक्स यानी नस्ली इस्लाह नस्ल के हामी लोग जर्मनी में हिटलर के हाथों नामौजू अफराद जिनमें यहूदी भी शामिल थे कि मुनज़्ज़म तत्हीर को एथनिक क्लेंसिंग को अपने नजरियात की तौसीक समझकर खुशी का इजहार कर रहे थे। इसी जमाने में विंस्टन चर्चिल ने बड़े फसी अंदाज में इस बात को तस्लीम करने से इनकार कर दिया कि अमेरिका के मुकामी बाशिंदों, रेड इंडियंस या ऑस्ट्रेलिया के मुकामी सियाह फार्म बाशिंदों के साथ कोई अजीम नाइंसाफी हुई है। चर्चिल के अल्फाज में एक ताकतवर नस्ल, एक आला दर्जे की नस्ल, एक ज्यादा दुनियादार और ज्यादा समझदार नस्ल आकर उनकी जगह ले चुकी थी। उसी चर्चिल की जंगी पॉलिसियों ने, जिनके बारे में उनके नाकिदीन का कहना है कि उनके नतीजे में लाखों हिंदुस्तानी हलाक हुए, हिंदुस्तानियों को वो एक वैशी कौम और उनके मजहब को वैशी मजहब करार देते थे। उनके ये रवैये इस हद तक इश्तियाल अंगेज थे कि उनकी अपनी काबीना के एक रुकन ने ऐन उस जमाने में जब हिटलर इक्तदार में था, बरतानी वजीर आजम का मवाजना जर्मन फोहर से कर डाला। ये वही वक्त था जब हिटलर बरतानिया की जानिब से हिंदुस्तान के मौसर इस्तेहसाल और अमेरिका की जानिब से मुकामी अमरीकी अकवाम की नस्ल कुशाना फतह जेनोसाइडल कॉन्क्वेस्ट को दिलचस्पी और तहसीन की निगाह से देख रहा था और बार बार इन मिसालों का हवाला देता था। तो पॉलिटिकल ज़ायोनिज़्म, सियासी सहयूनियों और नौआबादियाती तसल्लुत के खिलाफ बरसरे पैकार कौम परस्तों दोनों ने अपने यूरोपीय मुखालिफिन की इस तोहमत को अंदर ही अंदर कबूल कर लिया था कि वो कमजोर, बुज़दिल और पसमानदा लोग हैं जो एक कौम की तामीर और क़यादत के अहल नहीं। चुनाचा उनके दिलों में एक शदीद आरज़ू ने जन्म लिया। वो खुद को नए इंसानों में ढालना चाहते थे, ऐसे इंसान जो कुव्वत, जुर्रत और बरतरी की अलामत हों और जो एक जदीद कौम के कयाम के मुकम्मल सलाहियत रखते हों और एतमाद रखते हों। जब गांधी इंडिया हाउस गए तो उन्होंने देखा कि सावरकर झींगे पका रहे हैं। सावरकर ने गांधी को भी खाने की पेशकश की, लेकिन सख्त सब्जीखोर होने की वजह से गांधी ने इनकार कर दिया। रिवायत है कि इस पर सावरकर ने हल्के तंज के साथ कहा कि गांधी के इनकार पर सावरकर मुस्कुराए और कहा कि जो कौम झींगे खाने से भी गुरेज करती हो वो दुनिया की सबसे बड़ी साम्राज्य ताकत को कैसे शिकस्त दे सकती है। उनके ख्याल में आज़ादी के लिए सिर्फ इखलाकी कुव्वत नहीं, जिस्मानी ताकत भी दरकार थी और इस ताकत का सरचश्मा वो हैवानी प्रोटीन को समझते थे।